नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए के अधिकारियों ने कहा है कि वे अभ्यर्थी जो परीक्षा केंद्रों में बदलाव के कारण पहले दिन स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली सीयूईटी परीक्षा नहीं दे पाए हैं, उन्हें अगस्त में दूसरे चरण में एक और मौका दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और पंजाब के पठानकोट में 2 केंद्रों पर तकनीकी खामियों के चलते परीक्षा रद्द कर दी गई। उल्लेखनीय है कि भारत और विदेश के 510 से अधिक शहरों के परीक्षा केंद्रों पर शुक्रवार सुबह 9 बजे से सीयूईटी स्नातक के तहत पहले चरण की परीक्षा शुरू हुई। यह परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जा रही है। पहले चरण की परीक्षा जुलाई जबकि दूसरे चरण की परीक्षा अगस्त में होगी। इस बीच दिल्ली से खबर है कि सीयूईटी के लिए परीक्षा केंद्रों में अंतिम समय में बदलाव किए जाने के कारण कई छात्र इसमें शामिल नहीं हो पाए। उधर कई केंद्रों पर परीक्षा देने वाले छात्रों ने कहा कि प्रश्न कठिन नहीं थे, लेकिन प्रश्न पत्र थोड़ा लंबा था। उल्लेखनीय है कि परीक्षा के लिए लगभग 15 लाख परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया है। इस लिहाज से यह देश में दूसरी सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा बन गई है। संसद भवन परिसर का उपयोग धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन या धार्मिक समारोहों के लिए नहीं किए जा सकने संबंधी संसदीय बुलेटिन को लेकर विवाद उत्पन्न होने के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों से बिना तथ्य के लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर आरोप प्रत्यारोप से बचने की अपील की। बिरला ने कहा कि अभी लोकसभा से कोई नया बुलेटिन जारी नहीं किया गया है और ऐसी बुलेटिन जारी करने की प्रक्रिया लंबे समय से जारी है। उल्लेखनीय है कि विपक्षी दलों ने शुक्रवार को राज्यसभा सचिवालय के उस बुलेटिन पर आपत्ति व्यक्त की जिसमें कहा गया है कि संसद भवन परिसर का उपयोग धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन या धार्मिक समारोहों के लिए नहीं किया जा सकता। इस बारे में पूछे जाने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संवाददाताओं से कहा, ऐसे बुलेटिन जारी करना एक प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया लंबे समय से जारी है। उन्होंने कहा कि ऐसा बुलेटिन साल 2009 में भी जारी किया गया था। महाराष्ट्र में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक यह संख्या 1 जुलाई से 14 जुलाई के बीच दर्ज की गई है। राज्य में बाढ़, आकाशीय बिजली, भूस्खलन और पेड़ गिरने समेत बारिश संबंधी अन्य घटनाओं में 102 लोगों की मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के 20 गांव भारी बारिश से प्रभावित हैं और कम से कम 3,873 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। उल्लेखनीय है कि मुंबई और आसपास के क्षेत्रों समेत राज्य के कई भागों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश जारी है। राजस्थान में भरतपुर जिले के एक मंदिर के पुजारी का सिर कलम करने की धमकी भरा एक पत्र शुक्रवार को मिलने के बाद मंदिर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। भरतपुर के पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने बताया कि भरतपुर में कॉलेज के अंदर स्थित मंदिर के पूर्व पुजारी और वर्तमान पुजारी के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है। ऐसे में पत्र का संबंध विवाद से हो सकता है। उन्होंने बताया, हमने मंदिर को सुरक्षा उपलब्ध करवा दी है और धमकी भरे पत्र भेजने के आरोपियों को पहचानने का प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे से मुलाकात की। मध्य मुंबई के दादर में राज ठाकरे के आवास शिव तीर्थ पर दोनों के बीच बातचीत हुई। उल्लेखनीय है कि एमएनएस प्रमुख की पिछले महीने लीलावती अस्पताल में कूल्हे की सर्जरी हुई थी। सर्जरी के बाद फडणवीस की यह राज ठाकरे से पहली मुलाकात है। हम आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में राज ठाकरे ने फडणवीस को एक खुला पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे होने के बावजूद उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार करने के लिए उनकी तारीफ की थी। बीएमसी के आगामी चुनाव और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के लंबित विस्तार के मद्देनजर दोनों नेताओं के बीच हुई यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भाजपा ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का पाकिस्तान के एक पत्रकार के साथ कथित संपर्क रहने के मुद्दे पर शुक्रवार को कांग्रेस पर प्रहार किया और एक तस्वीर का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत में एक सम्मेलन के दौरान उन दोनों ने मंच साझा किया था। भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक तस्वीर दिखाई जिसमें अंसारी और मिर्जा 2009 में भारत में आतंकवाद के मुद्दे पर हुए एक सम्मेलन में मंच साझा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाटिया ने कहा कि संवैधानिक पदों पर आसीन किसी व्यक्ति का जब कोई कार्यक्रम होता है तो उसके प्रोटोकॉल के तहत उनका कार्यालय यह जानकारी प्राप्त करता है कि उस कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल होंगे। इस बीच अंसारी के कार्यालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति अपने इस बयान पर कायम हैं कि वह पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को नहीं जानते और न ही उन्हें कभी किसी सम्मेलन में आमंत्रित किया था। देश में 18 साल और उससे अधिक आयु के लोग सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड-19 रोधी टीके की एहतियाती खुराक शुक्रवार से मुफ्त लगवा सकेंगे। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 75 दिन का एक विशेष अभियान शुरू किया है। कोविड-19 रोधी टीकों की एहतियाती खुराकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को निर्माण भवन में टीकाकरण शिविर में कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव की शुरुआत की। शिविर के बाहर कई अधिकारी और कर्मचारी एहतियाती खुराक लेने के लिए कतारों में खड़े नजर आए।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुस्लिम जातीय अल्पसंख्यक समुदाय के 10 लाख या इससे अधिक सदस्यों को नजरबंद किए जाने को लेकर चिंताओं के बीच उत्तर पश्चिमी शिनजियांग प्रांत का दौरा किया। चीन की आधिकारिक समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि शी जिनपिंग ने शिनजियांग को उसे मध्य एशिया से पूर्वी यूरोप तक जोड़ने वाले बंदरगाहों, रेलवे और ऊर्जा स्टेशनों के निर्माण के चीन के एक कार्यक्रम में अहम क्षेत्र और हब बताया। गौरतलब है कि शी जिनपिंग के कार्यकाल में प्राधिकारियों ने भीषण अलगाववादी हिंसा भड़कने के बाद शिनजियांग के जातीय उइगर और कजाक समुदायों पर कठोर कार्रवाई की। आलोचकों ने इस कार्रवाई को सांस्कृतिक नरसंहार बताया, जिसके तहत हजारों लोगों को जेल जैसे शिविरों में कैद कर दिया गया। हम आपको बता दें कि शिनजियांग प्रांत की सीमा रूस, अफगानिस्तान और मध्य एशिया से लगती है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीन की हान युई को 1 घंटे से अधिक चले मुकाबले में हराकर सिंगापुर ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। दुनिया के 7वें नंबर की खिलाड़ी ने एक सेट गंवाने के बाद 17-21, 21-11, 21-19 से जीत दर्ज की। सिंधु का अब इस चीनी प्रतिद्वंदी के खिलाफ रिकॉर्ड 3-0 का हो गया है। मई में थाईलैंड ओपन के बाद सिंधु पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची हैं। अब देखना यह है कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों से पहले वह खिताब जीत पाती हैं या नहीं। सिंधु का सामना अब गैर वरीय साइना कावाकामी से होगा। घरेलू शेयर बाजारों में पिछले 4 दिन से जारी गिरावट का सिलसिला शुक्रवार को थम गया और सेंसेक्स 344 अंक की वृद्धि के साथ बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में मजबूती और विदेशी निवेशकों की लिवाली से बाजार में तेजी आई। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 300.63 अंक यानी 0.65% चढ़कर 53,760.78 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 110.55 अंक यानी 0.69% की बढ़त के साथ 16,049.20 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।